नमस्कार। कैंडिड कन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और इत्तेफाक से हम और अभय सर दोनों लोग देश से बाहर हैं। इस समय अमेरिका की यात्रा पे हैं और हम लोग अपने अमेरिका के अनुभवों को बाद में आपसे साझा करेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ से पता चल रहा है और देश में जो दो तीन मुद्दे गर्म हैं, उसमें एक सबसे पहला मुद्दा है जो लद्दाख में एक आंदोलन हुआ और उसमें गोलीबारी हुई और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरू में ये था कि बहुत सारे लोग उसको समर्थन करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन अंत में राहुल गांधी ने भी उनका समर्थन किया। लेकिन सर, लद्दाख की एक विशेष परिस्थिति है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, एक तरफ जो जेन जी आंदोलन का एक हवा दिया जा रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, उनका एक वीडियो वायरल किया जा रहा है 4 सेकंड का काट करके। उन्होंने श्रीलंका और यहाँ के नेपाल के आंदोलनों का हवाला दिया था, लेकिन वो कह रहे थे उसमें कि नहीं नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक इस तरीके से एक नॉन वायलेंट अपना एक प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन सर, जो लद्दाख का मामला है वो थोड़ा पेचीदा है। लद्दाख शुरू में तो पहले वो कश्मीर से ही अलग होना चाहता था। अब दोनों लोग यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। अब उनका ये कहना है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दर्जा दे दीजिए। वो बिल्कुल दिया जाना चाहिए वो, लेकिन अगर उनको मिलेगा तो कश्मीर को भी मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कश्मीर को यूनियन टेरिटरी रखा जाए और लद्दाख को पूर्ण राज्य बना दिया जाए। ये सर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसको जितनी जोर से दबाया जा रहा है, इसको सर आप क्या देख रहे हैं कि ये किसी एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है, इससे एक बड़ी चिंगारी भड़केगी, या आपको लगता है कि एक छोटा दूर दराज का एक इलाका है जो कुछ दिनों में ये शांत हो जाएगा? देखिए, लद्दाख की समस्या जो है, वहाँ के लोगों का असंतोष और क्षोभ है। भारत सरकार ने उनको जो वायदा किया था, गृह मंत्री ने वायदा किया था, उस वायदे को नहीं पूरा किया। लंबे अरसे से वो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे। जब वहाँ पर हिंसा हुई, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूंक दिया गया, क्योंकि वहाँ के लोगों की नाराजगी यही थी कि भाई भाजपा ही कर रही है गड़बड़ सारी की सारी। और भाजपा से नाराजगी बहुत पुरानी है। अभी अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वहाँ पर भाजपा की हालत खस्ता हो गई थी, जबकि पहले भाजपा की स्थिति वहां पर ठीक होती थी। तो ये सारा का धारा 370 को लेके भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था संसद में अमित शाह के नेतृत्व में, अब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि अनरेवल होना शुरू हो गया है, उसकी पोल खुलनी शुरू हो गई है। और लद्दाख में हुई घटना उसका सबसे बड़ा पहला बड़ा प्रमाण है। लद्दाख का आंदोलन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा है, ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि देश के दूसरे हिस्से उसके साथ खड़े होते हैं या नहीं होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये वाला खौफनाक नैरेटिव है, गद्दारी वाला, विदेशी हाथ वाला, ये सब कामयाबी से चश्मा कर दिया, विपक्ष की शक्तियों ने उसका जम के समर्थन नहीं किया, क्षेत्रीय शक्तियों ने लद्दाख का जम के समर्थन नहीं किया, तो वो जो चिंगारी उठी है आंदोलन की, वो तो वक्त से पहले ही बुझा दी जाएगी। वो तो इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये अब हो ही नहीं सकता कि कश्मीर में फिर से पूर्ण राज्य की मांग का झंडा और जोरदारी से बुलंद ना हो। उसका देखा देखी और दूसरी समस्याएं सामने निकल के आए ना आए। मैंने कई कश्मीरी पंडितों से मेरी बातचीत हुई है, वो भी ये मानते हैं कि उनसे जितना वायदा किया गया था उस दिन जिस दिन अमित शाह ने संसद में खड़े होकर धारा 370 की 35A निष्प्रभावी कर दी थी मुझे, और सारी विपक्षी दलों ने भी उनका साथ दिया था इस सवाल के ऊपर। आप सोचिए कि कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि उन दोनों टीवी पे बैठे हुए उत्साह के मारे नारे लगा रहे थे। ये स्थिति थी, वाह 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 क्या बात है, हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कभी होगा। और तो वो सब बहुत बहुत नाराज हैं, बहुत खिसियाए हुए हैं। उनको लगता है कि उनसे किया गया कोई वादा नहीं पूरा हुआ। कश्मीरी पंडितों के अंदर भी असंतोष है, और जो कश्मीरी मुसलमान हैं घाटी के, उनके अंदर भी असंतोष है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, मैं अड़ा रहूंगा। स्थिति यह है कि वहां पे मुख्यमंत्री को नजरबंद कर लिया जाता है, एक जगह बंद कर दिया जाता है मुख्यमंत्री को। यहाँ से संजय सिंह वहां गए थे, उनको बंद कर दिया गया। फारूक अब्दुल्ला मिलने गए तो वो दरवाजे के आर पार लोगों ने संजय सिंह को दरवाजे पे चढ़ के उनसे बात करनी पड़ी। कश्मीर में जो गड़बड़ियां और जो राजनीतिक असंतोष और हिंसा आतंकवाद की वजह से होती थी, वो तो चल ही रही है, मतलब वो खत्म नहीं हुई है। और अब ये नई परिस्थिति और पैदा हो गई है पूरे कश्मीर में, उससे अलग हुए हिस्सों के अंदर भी। जम्मू के अंदर भी असंतोष है, वो इस तरह खुल के भाजपा के अंदर नहीं आया है, लेकिन उन लोगों को भी कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये पूरा 370 में 35 खत्म करने का जो प्रकरण था, इस प्रकरण की पूरी तरीके से पोल खुल गई है।
और धीरे धीरे इनकी ये समस्याएं लगातार बढ़ती ही जाएंगी। इनकी न तो ये हिम्मत है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें, न ये हिम्मत है कि लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा दे दें। ये कुछ भी नहीं, सब चीजों को लटकाए रखेंगे। इनके खिलाफ आंदोलन होंगे, झगड़े झंझट होंगे, और वहां की जो राजनीति बनेगी, यानी जो चुनावी राजनीति बनेगी, वो सब इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द बनेगी। नहीं सर, एक जो मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे क्या होता है कि कुछ जगहों पे जहाँ शांति है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वहां पे अचानक से बीजेपी जाती है और वहां कुछ समस्याएं शुरू हो जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए, मणिपुर जल रहा है, इसको उन्होंने छोड़ दिया है अपने हालत पे, राष्ट्रपति शासन बढ़ाते जा रहे हैं। पंजाब अपनी एक समस्या है, जो वहां पे खालिस्तान का एक एक सोच है, वो कहीं न कहीं छोटी मोटी वो सुगबुगाहट, एक चिंगारी दबी हुई रहती है। तमिलनाडु में अलग एक तमिलों का चलता रहता है। और ऐसा लगता है कि जब भाजपा जाती है वहां पे और कुछ एक नया वहां पे बवाल शुरू कर देती है, वो चाहे अलग अलग विषयों पे। ये सर कितनी बड़ी समस्या है कि अगर हमारे 4-5 स्टेट ऐसे डिस्टर्ब रहे और किसकी कुछ डिमांड हो और उसको दम फोर्स के दम पे, फौज के दम पे दबाए रखा जाए, ये कितनी बड़ी समस्या है। तो ये तो ना विकास हो पाएगा इससे, और ना ही देश में शांति रह नहीं, पाएगी। वो यही कर रहे हैं और यही करेंगे। मैं तो बार बार कहता हूं कि मणिपुर की समस्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नियोजित रूप से पैदा की गई समस्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे उत्तर पूर्व में मणिपुर को एक नमूने के तौर पर पेश करना चाहता था कि उत्तर पूर्व के अंदर जो ईसाई अल्पसंख्यक हैं, उनको कैसे औकात पे लाया जाए, उनको कैसे कोने में धकेला जाए, और उनको बताया जाए कि अगर आप जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसकी बात अगर आप नहीं मानेंगे, तो हमारी सरकारें उसके पक्ष में खड़ी हो जाएंगी, हम लोग पब्लिक मिलिशिया तैयार हो जाएगी, और उसके जरिए हम आपको ठोकेंगे। इसीलिए मणिपुर को जानबूझ के लगातार जलने दिया गया, वहां के मुख्यमंत्री को लगातार बनाए रखा गया, और उस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारा काम, मतलब मणिपुर की सरकार के नेतृत्व में हो रहा था सारा का सारा काम। इसीलिए उसको लगातार रखा गया। वो तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से अगर विद्रोह नहीं होता, और ट्रंप से मिलने जाना था मोदी को, तो एक वो भी पहलू था इसमें, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि भाई ये सब कुछ ठीक करके आओ, मतलब तब फिर वीरेंद्र सिंह को हटाया गया, एन वीरेंद्र सिंह को जो हटाया गया था इसलिए हटाया गया, और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसको जानबूझकर इस समस्या को बनाया गया है ताकि एक नजीर पेश की जा सके कि ये हिंदुओं का देश है, और अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो सभी अल्पसंख्यकों को, हमारे पास उनसे निपटने के बहुत से तरीके हैं। और वहां पे एक बिल्कुल नया तरीका तैयार किया जा रहा था वहां पे मणिपुर में। अब ये बात दूसरी है कि राजनीति हमेशा आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती है, उसमें कुछ ऐसे पहलू पैदा हो जाते हैं, ऐसी कुछ बातें होने लगती हैं जिससे आपका पूरी योजना गड़बड़ा जाती है। तो मणिपुर में उनकी योजना गड़बड़ा गई उसमें। और अभी जो मोदी जी वहां गए थे, उसमें भी मोदी जी गए थे वहां पे, जल्दी जल्दी दौरा करके 3-3.5 घंटे में चले आए। वो केवल एक दिखावटी दौरा था, जिसके अंदर उन्हें वो लिस्ट, जो चेक लिस्ट आई है ट्रंप की तरफ से, ये काम कीजिए आप, चुपचाप हैं, एक एक करके वही सारे काम कर रहे हैं। फिर जाकर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाएंगे कि गुरुदेव, ये जितने आपने लिस्ट दी थी सब में देखो टिक लगे हुए हैं, सारे बॉक्स हमने टिक कर दिए हैं। ये पूरी स्थिति है जी। सर, एक और मुझे एक चीज इधर समझ में आई, जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन्होंने परेशानी में डाला है, और खास करके अभी ये जो वोट चोरी का एक नैरेटिव चल रहा है। मेरे दो सवाल है, दो जुड़े हुए। आप देखेंगे सर कि मोदी जी, जैसे अभी उस दिन उन्होंने एक ट्वीट किया जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, उनका ये ट्वीट था कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द ग्राउंड। खेल में ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने जिक्र किया, वो शायद इसलिए क्योंकि खेल खेला गया, इससे काफी नुकसान हुआ, भाजपा समर्थकों को काफी धक्का लगा था कि पाकिस्तान के साथ हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। एक सर शब्द है डॉग विस्टलिंग, शायद मोदी जी उसको धीरे से एक शब्द बोल देते हैं, और वो जो एग्रेशन है, एक एग्रेसिव राजनीति है। एक कोई नेता खड़ा होकर के कहता है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी, और उस पर सब लोग चुप हैं। गृह मंत्री ने, भाजपा ने कोई वो उस पर कार्रवाई नहीं की है, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, उस पर किसी का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है। ये सर जो एक माहौल बनाते हैं, उसमें शायद राहुल गांधी सबसे बड़े निशाने पे होंगे इस समय। आप सच में जेन्युइनली खतरा देखते हैं कि राहुल गांधी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं वो तो एक मानता डॉग हूँ राहुल विस्टलिंग गांधी करते हैं के मोदी। जीवन को खतरा है, मैं इस बात को मानता हूँ। देखिए, राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ये राहुल गांधी के विरोधी भी, जिस दिन से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर आप लोगों से बातचीत करें निजी तौर पे, तो लोग ये मानते हैं कि ये आदमी कुछ अलग तरह का है, ये मन में जो ठान लेता है वो करता है, और ये मामूली धमकी वमकी से या किसी विफलता से भी ये
दुखी होकर अपना काम रोकता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी काम में विफल हो जाएं, निराशा होती है सभी को। ये राहुल गांधी ने एक ऐसी खूबी दिखाई है कि अगर वो विफल होते हैं तब भी वो उस चीज को नहीं छोड़ते। आप देखिए, हरियाणा चुनाव हार गए जो उन्हें जीतना चाहिए था, महाराष्ट्र का चुनाव हार गए जो उन्हें जीतना चाहिए था, तो उन्होंने बजाय इसके को निराश होते उन्होंने उन कारणों की खोज शुरू कर दी कि हम भाई उनको, हम लोग पत्रकार के तौर पर कहते हैं कांग्रेस के संगठन ने ठीक काम नहीं किया, सारे अंडे जो है वो हुड्डा की टोकरी में रख दिए, और महाराष्ट्र में बड़े उत्साह से नहीं लोगों ने काम किया, शरद पवार बेकार हो गए, या उनमें वोट खींचने की क्षमता नहीं। हम लोगों ने इस प्रकार के कारण खोजे और हम लोगों ने सारा श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठन क्षमता और प्रबंधन शक्ति को दे दिया। हरियाणा का भी श्रेय दे दिया और उसका भी दे दिया, हम लोगों से मतलब ज्यादातर पत्रकारों ने दे दिया। राहुल गांधी इन बातों से प्रभावित नहीं हुए। राहुल गांधी, हम लोग जो समीक्षाएं करते रहते हैं, इन समीक्षाओं से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि भाई वोट इनको क्यों मिला, कैसे मिला, और उन्होंने उस फर्जीवाड़े को खोजने की कोशिश की जिसके जरिए उन लोगों ने वोट जमा किए। महाराष्ट्र से उन्होंने शुरुआत कर दी इसकी। आप देखिए, उनका दिमाग किसी दूसरे ट्रैक पे चल रहा था। ऐसा आदमी इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। अब उसके पास 100 सांसद भी हैं, उसकी अपनी पार्टी के 100 सांसद हैं। उसके बाद में वो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा नेता है। कांग्रेस के अंदर भी उनके नेतृत्व के ऊपर जो सवालिया निशान थे, वो सवालिया निशान समाप्त हो चुके हैं। कांग्रेस में एक लॉबी थी पूरी, जो प्रियंका गांधी को उनके खिलाफ खड़ी करती रहती थी। कुछ प्रियंका गांधी के निजी लोग भी इन कामों करते रहते थे, मुझसे भी आके मिले थे, मैं बता रहा हूं, और राहुल गांधी की निंदा करके बताया था कि बिल्कुल बेकार है, प्रियंका ही देश का भविष्य है, मतलब जो है। तो वो सब लोग भी ठंडे पड़ गए हैं सब। अब राहुल गांधी की कांग्रेस के अंदर नेतागिरी पूरी तरीके से पक्की हो चुकी है, उनके मुकाबले में कोई नहीं है। विपक्ष का नेतृत्व करने की क्षमता है वो भी उन्होंने दिखा दी है। भाई कायदे से बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होना चाहिए तेजस्वी को, जो कि हैं भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता एक अलग तरह की लोकप्रियता है, वो बिहार में उनकी लोकप्रियता उभर के आ गई। तो ये सब जो नई नई बातें हुई हैं, इन नई बातों से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चौंकी है, मोदी के रणनीतिकार बुरी तरीके से चौंके हैं। इन सब की समझ में नहीं आ रहा है कि इस बंदे से कैसे निपटा जाए। और वो जिस तरह से जनता के साथ मिलते हैं, नजदीकियां उनकी हैं, उन्होंने एक खास तरह की भाषण कला भी विकसित कर ली है, जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी वो प्रभावी वक्ता भी होंगे, लेकिन उन्होंने कर ली है। उनकी हिंदी अंग्रेजी मिला लोगों तक बात पहुंचती है, छोटे छोटे वाक्यों में वो थोड़ा इसे कहते नहीं आक्रामक तरीके से मुट्ठी बांध के अपनी बात कहते हैं। पहले हमें लगता था कि ये आदमी हमेशा गुस्से में रहता है, देखने में गुस्से में रहता है, लेकिन वही सब चीजें उनकी खूबी बन गई हैं। और उनका दिमाग कहीं ऐसी जगह चलता है जो हम लोगों का दिमाग नहीं चलता। देखिए, ये बात तो वही खोज के लाए ना कि महाराष्ट्र में किस तरह वोटों की चोरी हुई है। फिर कर्नाटक में चूंकि उनकी सरकार है तो उन्होंने उस सरकार, वहां उनका विरोध नहीं हो सकता, जांच पड़ताल वो कर सकते हैं, सरकार उनके साथ है। तो वो सबूत महाराष्ट्र में जो हुआ उसके प्रमाण वहां का सबूत कर्नाटक से निकाल के लाए और उन सब चीजों को आपस में जोड़ दिया, और जोड़ के उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया सरकार के ऊपर। हर बम का एक नाम भी है उनके पास। तो ये सब जो हो रहा है, ये मोदी जी को कभी इस बात का इम्कान नहीं था, पूर्वानुमान नहीं था कि ये सब भी उनके खिलाफ होगा। दूसरे, मोदी की अपनी सत्ता भी उस तरीके से मजबूत नहीं रह गई है जो कि पहले 10 साल में सत्ता मजबूत थी। सत्ता की बागडोर कुछ आरएसएस के पास है, सत्ता का बंटवारा भी करना पड़ रहा है, चंद्रबाबू नायडू से भी करना पड़ रहा है, नीतीश कुमार से भी करना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें इन लोगों के लिए काफी मुश्किल तलब हैं, और इन सब चीजों में सबसे ज्यादा मुश्किल तलब अगर कोई है तो राहुल गांधी जी। नहीं सर, एक चीज राहुल गांधी की जान को बिल्कुल खतरा है। उसके लिए कोई माहौल इतना बुरा बना दिया है इन लोगों ने कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि कोई नियोजित रूप से हत्या कराई है, कोई विक्षिप्त किस्म का व्यक्ति भी कुछ भी कर सकता है जी। हाँ। वही मैंने कहा ना, वो जो डॉग विस्टलिंग करते हैं मोदी जी, उसके लिए कोई उनको खुद प्लान करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज आप देखिए, नैरेटिव ये बनाना है कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को, सिक्योरिटी को बताए बिना निकल जाते हैं, धीरे से सिक्योरिटी ब्रीच करके विदेश पहुंच जाते हैं। वो एक माहौल बनाया जा रहा है, वो सब माहौल बना रहा है ताकि उनके साथ अगर अनहोनी कुछ हो जाए तो कहें वो तो होनी ही थी, ये तो बंदा मानता ही नहीं था कोई बात जी, गैर जिम्मेदार था। सर आपने बिहार की बात की, सर एक प्रशांत किशोर के ऊपर मेरी नजर, सर आपको याद हो, मैं साल 1.5 साल से आपसे एक सवाल जरूर पूछता हूँ प्रशांत किशोर को के बारे में लेकर के,
और आपका शायद ये हमेशा से आकलन रहा कि प्रशांत किशोर जो भी करेंगे तो जरूरी नहीं कि सारा नुकसान वो आरजेडी और कांग्रेस को हो, वहां पे भाजपा और जेडीयू को भी नुकसान हो सकता है। और आप हाल फिलहाल देखें सर, तो वो पहले तो लालू यादव और तेजस्वी पे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहते थे। आजकल वो अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी इनके पीछे लगे हुए हैं। और चूंकि उनके पास डेटा होते हैं, उनके पास सूचनाएं होती हैं, वो बोलते ठीक हैं। और एक सर और बात है कि उनको न्यूज चैनल वाले उनका इतना इंटरव्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े शायद अभिनेता नहीं हुए, लेकिन वो बहुत ही मीडिया के प्रिय हैं, बहुत सारे चैनल्स पॉडकास्ट करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। और आपको लगता था कि वो सच में एक बड़ी परेशानी पैदा कर रहे हैं एनडीए में, बिहार में? मैं किसी को बी टीम नहीं मानता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल को भी किसी का बी टीम नहीं मानता हूं, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक जगह है इस देश में। तो आसान किस्म की आलोचना है बी टीम किसी को कह जी, देना। तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन सर आपको लगता है कि प्रशांत बीजेपी को किशोर उसमें ने ज्यादा अभी एक डैमेज कर रहा प्रस्ताव रखा है, उस है? जी। प्रस्ताव को गौर करने की जरूरत है। बहुत छोटी खबर के तौर पे छपा है। प्रशांत किशोर ने प्रस्ताव रखा है तेजस्वी यादव के सामने और महागठबंधन के सामने। उन्होंने कहा है कि जो जहां पे आप मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहां मैं मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा, और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। जहां मेरा मुसलमान कैंडिडेट होगा आप मुसलमान कैंडिडेट मत खड़ा कीजिए, ताकि मुसलमानों के वोट ना कटें। ये उन्होंने कहा है, है? तो ये एक तरह की इसमें कोशिश दिखाई पड़ती है कि वो महागठबंधन के साथ में एक अनधिकृत किस्म की, अघोषित किस्म का एक तालमेल निकालना चाहते हैं। यानी जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले वो इनके खिलाफ काफी सख्त थे, अब वो उतने सख्त नहीं रह गए हैं। अब उनकी सारी सख्ती जो है इन्हीं के ऊपर है, क्योंकि उनको भी दिखाई पड़ रहा है कहीं ना कहीं भाई बुद्धिमान आदमी हैं, बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट इलेक्शन मैनेजर हैं, रहे हैं। तो उनको साफ लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है इन लोगों के खिलाफ। उस एंटी इनकम्बेंसी को और थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। और ये सब लोग तो घटिया किस्म के लोग हैं ही, तो इनके जो स्केलेटन्स हैं छुपे हुए, मतलब जो छुपे हुए काले कारनामे हैं, इन काले कारनामों को उजागर किया जाए। तो पहले उन्होंने अशोक चौधरी पे छापा मारा, अब दूसरा छापा उन्होंने सम्राट चौधरी पे मारा है, सम्राट चौधरी मारा है, और धीरे धीरे करके भाई एक जेडीयू का नेता है, एक बीजेपी का नेता है, वो सब पूरा का पूरा कर रहे हैं। अब अशोक चौधरी का मामला देखिए, सम्राट चौधरी का मामला देखिए, ये लोग कितने घटिया किस्म के तत्व हैं जो एनडीए में। वाली बात थी सम्राट चौधरी का, मैंने खुद वक्तव्य सुना तो मैं तो हैरत में पड़ गया उस वक्तव्य सुना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में खुद अपने बारे में ऐसा बोलता है? दिलीप जायसवाल है, इन सबको देखिए। तो एनडीए की जो लीडरशिप है, उस पूरी लीडरशिप को प्रशांत किशोर के हमलों ने और तेजस्वी यादव के हमलों ने उसकी साख पूरी तरीके से समाप्त कर दी। अब इस वक्त देखा जाए तो अगर नीतीश की जो भी नीतीश के बारे में कहिए, कम से कम उनके बारे में इस प्रकार की बातें तो नहीं कहीं आती कि वो गरेट हैं, गाली देने में उनको महारत है, उनके पास गालियों का एक विश्वकोश है, एक वो डिक्शनरी उनके पास गालियों की है, या उन्होंने कुछ हत्याएं कराई हैं, या इतने इतने 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार किए। नीतीश कुमार के बारे में कोई कुछ नहीं कहता ये। तो इस वक्त देखा जाए तो पूरे एनडीए में सबसे ज्यादा साख अगर किसी व्यक्ति की है तो नीतीश कुमार की है, जो कि काफी कमजोर व्यक्ति हो चुके हैं पहले के मुकाबले। परिस्थिति बिल्कुल जमीन पकी हुई है बिहार में एनडीए को बुरी तरह परास्त करने की। अगर गैर एनडीए शक्तियां इस परिस्थिति का लाभ नहीं उठा पाती हैं, तो केवल दो ही बातें होंगी इसके पीछे। या तो कोई बहुत बड़ा चुनावी जुगाड़ की गई है, जिसकी पोल ये लोग खोलना चाहते हैं और खोलने की कोशिश कर भी रहे हैं, या तो वो जुगाड़ कहीं कामयाब हो जाएगी, या फिर इन लोगों की विपक्ष की बहुत बड़ी लाइतलाली होगी, बहुत बड़ी लापरवाही होगी, जिसकी वजह से ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस वक्त ना बहुत जम के बिहार का चुनाव जीतना चाहिए, एनडीए को मटिया मैट कर देना चाहिए वहां पर। मैं एनडीए को कमजोर नहीं मानता हूं, उनके पास भी बड़ा अच्छा सामाजिक गठबंधन है, लेकिन हवा एनडीए के पक्ष में नहीं है, इसीलिए इतना जम के पैसा खर्च कर रहे हैं वो। भाई 10,000 रुपए अभी 75 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचाए हैं, इसके बाद 25 लाख महिलाओं को और पहुंचाएंगे, उसके बाद शायद 15-16 लाख महिलाओं को और पहुंचाएंगे। कोई महिला बचेगी नहीं इसके खाते में 10,000 रुपए ना पहुंचा दिए जाए, जो विशुद्ध रिश्वत है। सीधी बात यह है कि हमें वोट दे दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हें आगे का दिया जाए कि ना दिया जाए। सर एक और मैं सवाल कर लूं, चूंकि हम लोग इस समय अमेरिका में हैं, और कल हम लोग जब घूम रहे थे कैपिटल हिल के आसपास, तो कल यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू आए हुए थे।
और ट्रंप सर एक लॉबी बना रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3-4 दिन पहले यहाँ शहबाज शरीफ आके गए, चूंकि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली चल रही है, तो वो सब लोग इनको व्हाइट हाउस में बुला करके, उधर चीन बड़े पैमाने पे मदद कर रहा है पाकिस्तान की खुले तौर पे तरह तरह से। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि शायद अमेरिका ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इतना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, लेकिन चीन जो सपोर्ट कर रहा है वो भारत के खिलाफ यूज करेगा, या क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ खोने को नहीं है, उसके जो भी जितने भी लड्डू खा सकते हो खा लो। तो ये पाकिस्तान को इतना जो भाव मिल रहा है उससे हमें कितनी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जी तो कहीं पूरे सीन में है नहीं, इस समय चिंता गायब हो चुके हैं। सबसे ज्यादा चिंतित तो भारत को ही होना चाहिए उसमें। भाई भारत लंबे अरसे से, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो जॉर्ज बुश जूनियर के साथ में जो एक अमेरिका के साथ में उन्होंने समझौता किया था, उस समझौते के पीछे की योजना क्या थी? समझौते के पीछे इरादा भारत का ये था कि वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरना चाहता है। उसी को ये विश्व ताकत बोलते थे, मतलब है, लेकिन दरअसल वो एशिया प्रशांत क्षेत्र की ही प्रतियोगिता थी। तो अब चीन ने और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर तय कर लिया है कि भारत को उस तरह की ताकत के रूप में नहीं उभरने देना है, और उसको भारत के पैर काटने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को चुना है। और इसलिए पाकिस्तान के, चीन और अमेरिका में जो भी जद्दोजहद हो, बहुत होड़ है आपस में, है, लेकिन पाकिस्तान के सवाल पर कोई होड़ नहीं है। हम पाकिस्तानियों के दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक हाथ में चीन का लड्डू है, एक हाथ में अमेरिका का लड्डू है। दुनिया की दो इस वक्त सबसे बड़ी ताकतें पाकिस्तान के पीछे ही नहीं खड़ी हुई हैं, पाकिस्तान के आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ खड़ी हुई हैं और पाकिस्तान को हर तरह की मदद दे रही हैं। पाकिस्तान जब युद्ध में जाता है तो मदद मिलती है उसको, उनको जब बाढ़ आती है तो मदद मिलती है, उसका पुराना स्टील प्लांट ठीक करना होता है तो रूस भी मदद दे रहा है, कि रूस को मोदी जी ने नाराज कर दिया है ज़ेलेंस्की गले वले लग के, पप्पी झप्पी की राजनीति, पप्पी झप्पी की विदेश नीति के कारण इन्होंने। तो स्थिति यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी राज्य अपनी कमजोर हालत, दिवालिया राज्य देश होने के बावजूद इस वक्त उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। और सबसे ज्यादा मजे में अगर कोई दुनिया में इस वक्त दो व्यक्ति हैं तो एक का नाम है शहबाज शरीफ और दूसरे का नाम है फील्ड मार्शल मुनीर। दोनों बिल्कुल मजे में, बिना कुछ किए हुए उन्होंने भारत के साथ में एक छोटा सा उन्होंने युद्ध लड़ा और उसके बाद में उनकी बल्ले बल्ले हो गई है, जो लगातार जारी है। और भारत के पास इसकी कोई काट मौजूद नहीं है। और मोदी जी को यह भी लगता है कि अगर किसी भी तरीके से ट्रंप का सीधा सीधा विरोध उन लोगों ने कर दिया, इसलिए मोदी जी ने सरकार में सख्त आदेश दे रखा है कि ट्रंप का नाम लेके और अमेरिका का नाम लेके कोई विरोध नहीं किया जाएगा। जो भी बातें कही जाएंगी वो नीतिगत वक्तव्य के रूप में की जाएंगी। इसलिए कुछ नहीं, उनके खिलाफ एक कोई शब्द, इतना कड़ा आदेश है मोदी जी का, इनके खिलाफ कुछ मत बोल देना। तो जो अगर बोल दिया ट्रंप के खिलाफ कुछ, तो दोस्त कहना भी बंद कर देगा ट्रंप इनको। मतलब हालत यह है कि जब मैं हवाई अड्डे से आ रहा था, डलेस एयरपोर्ट से वाशिंगटन डीसी आ रहा था, तो मेरी जो टैक्सी का ड्राइवर था वो एक पाकिस्तानी ड्राइवर था। वो लगभग लगता था तो हम लोगों से भी ज्यादा विदेश नीति का उस्ताद है। वो लगातार कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ ये क्या हो रहा है, अभी लोग पाकिस्तान को इतनी शह दे रहे हैं, फिर ये पाकिस्तान को यूज करके छोड़ देंगे वगैरह वगैरह। तो जो पाकिस्तानी लोग हैं दुनिया भर में फैले हुए, उनके दिमाग में भी ये सवाल है कि आज पाकिस्तान को ये लोग सिर पे बैठा रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान का कौन सा इस्तेमाल ये करने के लिए जा रहे हैं, कहाँ ले जाके पाकिस्तान को ये पटकेंगे, रेगिस्तान में पटकेंगे कि समुद्र में पटकेंगे, छोड़ देंगे मुल्क को। तो पाकिस्तान का नुकसान तो अंत में होगा ही, लेकिन अंत में कौन देखता है? अभी तो पाकिस्तान बहुत मजे में है। जी, तो देखेंगे आगे क्या होता है। और हम लोग भी अमेरिका में आए हुए हैं। मैं दर्शकों से एक रिक्वेस्ट कर लूं कि हम लोग यहाँ 1-2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, हम लोग कर रहे हैं द पब्लिक इंडिया के मंच के ही उससे, और उसके बहुत सारे सेशंस, बहुत सारी बातचीत आपको देखने को मिलेगी उसमें। हम सब लोग जो यहाँ पे हमारे चैनल पे जो सारे पत्रकार दिखते हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो उसका लाइव भी चलाएंगे, उसका नया सेशन वाइज एपिसोड भी लगाएंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि भारत और अमेरिका में क्या बेहतर हो सकता है, कैसे रिश्ते सुधर सकते हैं, या हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इस पर बहुत सारी चर्चा होगी। तो आप लोग देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही सर, बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।